अध्याय 191 अध्याय 100 आधार तक पीछा अनुवादक 54,96,90,339। एक जोरदार विस्फोट की आवाज आई, जिससे काले पंखों वाले बर्डमैन, जो अपने घावों को चाट रहे थे, चौंक गए। फिर सभी ने एक साथ आवाज की ओर देखा। दूर पवित्र ड्रैगन सिटी की दीवार पर एक विशाल धातु की वस्तु सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। वह धीरे धीरे आकाश में उठा और काले पंख वाले बर्डमैन की ओर झपटा। ब्लैक फेदर बर्डमैन डर से पीले पड़ गए। पहले हुए भयानक नरसंहार ने उन्हें पहले ही डर से कांप दिया था। अब जब उन्होंने देखा कि मनुष्यों के समूह के पास वास्तव में धातु के उपकरण थे जो आकाश में उड़ सकते थे, तो ब्लैक फेदर बर्डमैन को अपने दिल की गहराई से निराशा महसूस हुई। तेज गति से उड़ रही धातु की उड़ने वाली वस्तु को देखते हुए ब्लैक फेदर बर्डमैन ने पीछे हटने और भागने में संकोच नहीं किया। वे पहले ही पवित्र ड्रैगन सिटी से भयभीत हो चुके थे और अब विरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। एक पल में ये काले पंख वाले बर्डमैन उन मुर्गियों के झुंड की तरह थे जिनका घोंसला उड़ गया था और वे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। हमले वाले हेलीकॉप्टर पर तांग जेन, जो चालक की सीट पर बैठा था, ने अपना सिर घुमाया और कियान लांग की ओर देखा, जो बिना कुछ कहे आगे की ओर देख रहा था। क्या आपको लगता है कि हमें बस उनका पीछा करना चाहिए और उन्हें मार देना चाहिए, या क्या हमें धीरे धीरे उनका अनुसरण करना चाहिए और उन्हें थका देना चाहिए? यह सुनते ही कियान लॉन्ग ने तांग जेन की ओर देखा। उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। बेशक मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या है ना? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ही समय में हंसे। विमान में सवार कल्टीवेटर युद्ध दल के अन्य सदस्य वाक होकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वे सिटी लॉर्ड और अपने नेता के दुष्ट विचार से पूरी तरह सहमत थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जिन बर्डमैनों ने आज हमला किया, वे बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे। यदि होली ड्रैगन सिटी के पास शक्तिशाली हथियार और सुरक्षा नहीं होती, तो होली ड्रैगन सिटी अब तक खून से लथपथ हो गई होती। कमजोर मानव जाति के विरुद्ध ये विदेशी जातियां हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाएंगी। इसलिए इन विदेशी जातियों से बात करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें मार देना था। सैन्य हेलीकॉप्टर ने गर्जना की और दूर तक घबराए हुए काले पंख वाले बर्डमैन का पीछा किया। जब उसने देखा कि काले पंखों वाले बर्डमैन की गति धीमी हो रही है, तो उसने गोलियों की बौछार कर दी। थके हुए काले पंख वाले बर्डमैन इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपनी गति फिर से बढ़ा दी। उन्हें डर था कि उन्हें गोलियां लग जाएंगी। पीछा करने की प्रक्रिया में समय समय पर एक काले पंख वाला बर्डमैन अपनी ताकत खो देता था और जमीन पर गिर जाता था। हर बार ऐसा होने पर विमान में मौजूद किसान इसका दर्द पहले ही खत्म करने के लिए इसे गोलियों से भून देते थे। कुछ देर तक पीछा करने के बाद कुछ ब्लैक फेदर बर्डमैन अलग अलग दिशाओं में भागने की कोशिश करते हुए दूसरी दिशाओं में उड़ गए। उनमें से एक दर्जन के मारे जाने के बाद उनमें इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं हुई। वे केवल ब्लैक फेदर टावर सिटी की दिशा में ही भाग सकते थे। लगभग 2 घंटे की खोज के बाद क्षितिज पर एक विशाल सीधा पर्वत दिखाई दिया। यह समतल भूमि से घिरा हुआ था, इसलिए यह बहुत अचानक था। जब बचे हुए काले पंखों वाले बर्डमैन ने पहाड़ की चोटी देखी, तो ऐसा लगा मानो उन्हें मुर्गे का खून लगा दिया गया हो। उन्होंने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी और चट्टान की ओर भागे। तांग जेन ने मानचित्र दृश्य के माध्यम से अपने सामने विशाल पर्वत को देखा और पुष्टि की कि यह काले पंख वाले बर्डमैन की इमारत होनी चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसी शक्ल वाले काले पंख वाले बर्डमैन के एक समूह को पहाड़ की चोटी पर गुफा से बाहर उड़ते हुए और सीधे सशस्त्र हेलीकॉप्टर की ओर जाते देखा था। इस टावर और होली ड्रैगन सिटी के बीच की दूरी स्पष्ट रूप से 100 किलोमीटर से अधिक थी, इसलिए इसे कॉर्नर स्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के मानचित्र पर प्रदर्शित नहीं किया गया था। तैयार हो जाओ, हम काम पर जा रहे हैं, तांग जेन ने धीरे से आदेश दिया। उसी समय उसने हथियार संचालन इकाई को चालू कर दिया और काले पंख वाले बर्डमैन को लक्ष्य के रूप में बंद कर दिया। पापा फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक एक दबी हुई आवाज आई और हमलावर हेलीकॉप्टरों ने आग बरसाना शुरू कर दिया।
बड़े कैलिबर तोपखाने की गोलियां आक्रामक काले पंख वाले बर्डमैन से टकरा गईं और आकाश में खून और मांस का विस्फोट हो गया। दर्जनों काले पंख वाले बर्डमैन एक दूसरे के संपर्क में आते ही 30 मिमी की तोप से घिर गए। उनमें से किसी को भी नहीं बख्शा गया। इस हथियार की भयानक शक्ति ने न केवल काले पंखों वाले बर्डमैन को डरा दिया, बल्कि सशस्त्र हेलीकॉप्टरों पर सवार पवित्र ड्रैगन सिटी के कृषक भी दर्द से कराह उठे। जरा शरीर पर इस तरह के हथियार से बमबारी करने के दृश्य की कल्पना करें। वह असली मौत थी। तांग जेन ने पहाड़ की चोटी पर हमला करने वाला हेलीकॉप्टर उड़ाया और काले पंख वाले बर्डमैन को देखा जो ढहने के कगार पर थे। वे बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ थे और उन्हें लकवा मार गया था। उसने अपना सिर घुमाया और कियान लॉन को उन्हें मारने का संकेत दिया। चूंकि उन्होंने मार्ग दिखाने का अपना मिशन पहले ही पूरा कर लिया था, इसलिए इन लोगों को अब जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सोचना निश्चित रूप से एक सपना था कि वे होली ड्रैगन सिटी पर हमला करने के बाद सुरक्षित बच सकेंगे। गोलियों की आवाजें सुनी गईं। काले पंखों वाले बर्डमैन का एक बड़ा समूह जो अभी अभी गुफा से बाहर निकला था, उसने देखा कि उनके ही लोगों को गोली मार दी गई थी और उनके सामने बुरी तरह से मरने से पहले कुछ बार चिक्कोटी काटी गई थी। हर तरफ से खून बह रहा था। वे सभी क्रोध से दहाड़ने लगे। तांग जेन उनकी आंखों में रोष को महसूस कर सकती थी। वे उसके 10,000 टुकड़े करने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुरंत पुनर्मिलन के लिए नरक भेज दूंगा। तांग जेन ने काले पंख वाले बर्डमैन को देखते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया जो उड़ने वाला था। उन्होंने लॉन्च बटन फिर से दबाया और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल सशस्त्र हेलीकॉप्टर से निकल गई। हवा में प्रक्षेपथ बनाने के बाद उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर बमबारी की। एक बड़ा विस्फोट हुआ और एकत्रित काले पंख वाले बर्डमैन तुरंत आग की लपटों में समा गए, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी नहीं बचीं। पूरा पर्वत शिखर हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था और शिखर से पत्थर गिरते जा रहे थे। कई काले पंख वाले बर्डमैन जो अभी अभी गुफा से बाहर निकले थे, पत्थरों से जमीन पर गिर गए थे। जीवित बचे लोगों ने गुफा के प्रवेश द्वार को देखा जो डर के मारे पूरी तरह से ढह गया था और उनके चेहरे पर अकल्पनीय भय और घबराहट झलक रही थी। विमान में बैठे तांग जेन ने कुछ देर तक देखा और दूसरी मिसाइल दागी। इस बार मिसाइल सीधे पहाड़ की चोटी से उड़ गई। कुछ काले पंखों वाले बर्डमैन को कुचलकर मार डालने के बाद एक बड़ी चट्टान लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ी। चूंकि काले पंख वाले बर्डमैन का शहर स्वामी बाहर नहीं आया, इसलिए मैं इसे उड़ा दूंगा। तोप हमलों की एक श्रृंखला के बाद जब तांग जेन एक और मिसाइल लॉन्च करने वाला था, तो पक्षियों की कई तेज आवाजें सुनी गईं। फिर 10 से अधिक लंबे काले पंख वाले बर्डमैन बिजली की गति से एक छेद से बाहर उड़ गए। उनके पास धनुष और तीर थे और उन्होंने सशस्त्र हेलीकॉप्टर पर निशाना साधा। आप कौन हैं? तुमने मेरा टावर क्यों नष्ट कर दिया? विरल सुनहरे और काले पंखों वाले एक बर्डमैन ने जोर से तांग जेन से सवाल किया। हालांकि बाहर से भयंकर लेकिन अंदर से कमजोर दिखने से ऐसा लगता था कि यह वाक्य सिर्फ अपने वंश का समर्थन करने के लिए था। बकवास काटो। तुम्हें मेरे टावर पर हमला करने की हिम्मत किसने दी? यदि आपने मुझे उचित स्पष्टीकरण और संतोषजनक मुआवजा नहीं दिया, तो मैं आपके पक्षी के घोंसले को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। लाउडस्पीकर से तांग जेन की आवाज निकली। तेज आवाज के कारण इसने वास्तव में काले पंख वाले बर्डमैन को डरा दिया। क्योंकि तांग जेन काले पंख वाले बर्डमैन की भाषा का उपयोग कर रहा था, दूसरा पक्ष उसकी बातों को पूरी तरह से समझ सकता था। यही कारण था कि काले पंखों वाले बर्डमैन के हाव भाव बदल गए और वे तुरंत बातचीत करने लगे। ब्लैक फेदर टावर के उच्च अधिकारियों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से टावर के सैन्य अभियानों से अवगत थे। हालांकि उन्होंने इस ऑपरेशन को दिल से नहीं लिया। उसने केवल कोबोल्ड्स के दिमाग एकत्र किए थे और एक मानव शहर पर हमला किया था। यह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि किसने सोचा होगा कि कुछ दिनों के लिए हमले में देरी करने के बाद न केवल कुत्ते के सिर वाले लोगों ने फिर से मदद नहीं मांगी, बल्कि ये नीच इंसान उनके दरवाजे पर भी आए और ब्लैक फेदर टावर सिटी को इस हद तक नष्ट कर दिया। इन नीच इंसानों को चट्टानों पर लटकाकर सुखा दिया जाना चाहिए।
फिर मांस के कीड़े पालने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मानव जाति के प्रति अपनी सामान्य अवमानना के कारण काले पंख वाले बर्डमैन में से एक श्राप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस पर कुछ तोप की गोलियां चलाई गईं, जिससे वह सड़े हुए मांस के ढेर में बदल गया। ब्लैक फेदर पक्षी हैरान रह गए। उनके धनुष की प्रत्यंचा पर लगे तीर तेज हवा के प्रवाह से विक्षेपित हो गए और उन्होंने हेलीकॉप्टरों को छुआ भी नहीं। इसके बजाय तीरंदाजों को 1000 ड्रैगन और अन्य की गोलियों से चोट लगी। हालांकि ये सभी काले पंख वाले बर्डमैन राक्षसी सैन्य कवच पहने हुए थे, इसलिए गोलियों से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जब उन्हें लगा कि पवित्र ड्रैगन सिटी उनका कुछ नहीं कर सकती, तांग जेन की तोप की गोलियां आ गईं और सीधे इन काले पंख वाले बर्डमैन को मार डाला। यद्यपि राक्षस सैनिकों के कवच की रक्षा अत्यंत मजबूत थी, फिर भी वे तोप के हमले का सामना नहीं कर सके। इसके अलावा उन्होंने केवल निम्न स्तरीय राक्षस सैन्य कवच पहने हुए थे। जब ब्लैक फेदर टावर के लॉर्ड ने यह दृश्य देखा, तो उन्हें हमले के हेलीकॉप्टरों की भयावहता का एहसास हुआ। वह अपने ही लोगों को इस तरह से कत्ल होते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वे केवल जोर से चिल्ला सकता था और जेन तांग को हमला रोकने का संकेत दे सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें। अध्याय 192 अध्याय 161 निर्मम जबरन वसूली अनुवादक 54,96,90,339 ब्लैक फेदर शहर के भगवान की दहाड़ के बाद तीव्र गोलीबारी धीरे धीरे कम हो गई। जेन तांग की आवाज एक बार फिर लाउड स्पीकर से निकली, तो क्या आपने इसके बारे में सोचा है? अब मुझे अपना उत्तर बताओ। खून से सना हुआ टूटा हुआ पंख तैरता हुआ सामने आया। ब्लैक फेदर शहर के मालिक का चेहरा राख हो गया था। उसने जमीन पर बिखरे हुए ब्लैक फेदर बर्डमैन के अवशेषों को देखा और गुस्से से चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो? बस यह कह दो। ब्लैक फेदर शहर के लॉर्ड का चेहरा विकृत हो गया था, जिससे पता चल रहा था कि वह हार मानने को तैयार नहीं था। मास्क की वजह से ही कोई उसे देख नहीं सका। हालांकि यह तांग जेन को मारने के लिए बेहद उत्सुक था, लेकिन सशस्त्र हेलीकॉप्टर की घातकता बहुत भयानक थी। काले पंख वाले बर्डमैन के पास विरोध करने के लिए कोई जगह नहीं थी। यदि गतिरोध जारी रहा, तो ब्लैक फेदर टावर सिटी वास्तव में नष्ट हो सकती है। ये लानत इंसान, मुझे इनसे बदला लेना ही होगा। मैं उन सभी को मार डालूंगा, एक को भी जाने नहीं दूंगा। ब्लैक फेदर शहर के स्वामी ने अपने क्रोध को दबाया और मन ही मन शपथ खाई। तांग जेन, जो विमान में था, भौहें चढ़ गईं और एक पल के लिए सोचा। फिर वह ब्लैक फेदर शहर के गवर्नर पर चिल्लाया, मुझे अब 10 लाख मस्तिष्क मोती चाहिए। अंतहीन जंगल में लेवल 1 दिमाग माप की मूल इकाई थे, इसलिए ब्लैक फेदर टावर को केवल 10 लाख दिमागों के बराबर दिमाग निकालने की जरूरत थी। उदाहरण के लिए 100 स्तर 5 दिमाग। ब्लैक फेदर शहर के स्वामी की अभिव्यक्ति बदल गई। वह तांग जेन पर फिर से गरजा, यह जबरन वसूली है। हमारे पास इतने दिमाग नहीं है। यह सुनकर तांग जेन ने व्यंग्य किया, आपका सिटी टावर कम से कम 3रे स्तर का है। इसे कई वर्षों में बनाया जाना चाहिए था, है ना? इसके अलावा आप लोग आकाश में राक्षसों को मार सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि आपके पास 10 लाख मस्तिष्क मोती नहीं है। चूंकि आप मुझे अपने दिमाग से मुआवजा देने को तैयार नहीं हैं, तो आइए लड़ें। तांग जेन के बोलने के बाद तुप की गोलीबारी की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। बचे हुए काले पंख वाले बर्डमैन इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और भाग गए। धिक्कार है इंसान, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ब्लैक फेदर शहर के मालिक ने क्रोध भरी दहाड़ निकाली और अपने बगल में भयभीत ब्लैक फेदर बर्डमैन को एक आदेश दिया। बिना कुछ कहे उसने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में तैरने लगा। उसका ठंडा मुखौटा पाले से ढका हुआ था। इस बार तांग जेन की अत्यधिक मांग ने ब्लैक फेदर टावर सिटी की नींव पूरी तरह से खाली कर दी थी। यह कई वर्षों की जमा पूंजी थी। हालांकि ब्लैक फेदर टावर की सुरक्षा के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। आखिरकार ब्लैक फेदर टावर ही इसकी नींव थी। यदि इसने टावर खो दिया, तो इसका मर जाना ही बेहतर होगा।
वह अधिक मस्तिष्क मोती अर्जित कर सकता था, लेकिन उसे ब्लैक फेदर टावर की रक्षा करनी थी। उसे बदला लेना था, लेकिन उसे जल्दबाजी नहीं करनी थी। हमले वाले हेलीकॉप्टर के भीतर तांग जेन ने पलटकर कियान लांग से आश्चर्य से पूछा, यह ऐसे ही सहमत हो गया, क्या इसे थोड़ा मोड़ भाव नहीं करना चाहिए? कियान लॉन्ग ने कंधे उचकाए, यह संकेत देते हुए कि वह भी स्थिति को नहीं जानता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अगर मुझे पता होता कि यह इतना समृद्ध है तो मैंने 2 मिलियन मस्तिष्क मोती मांगे होते, तांग जेन चिल्लाया और बुदबुदाया। यदि ब्लैक फेदर शहर के गवर्नर ने यह सुना होता तो वह क्रोध से बेहोश हो जाता। ये बहुत बेशर्मी थी। दर्जनों ब्लैक फेदर बर्डमैन टावर से बाहर निकले, प्रत्येक के हाथ में चमड़े का एक बड़ा बैग था। ब्लैक फेदर शहर के भगवान के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने जमीन पर बैंगों का ढेर लगा दिया। जो दिमाग आप चाहते हैं वे सभी यहाँ हैं, कृपया उन्हें ले लो और तुरंत चले जाओ। कुछ और मांगने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा, भले ही मुझे अपने पूरे वंश को खत्म करने का खतरा उठाना पड़े। ब्लैक फेदर शहर के भगवान ने दहाड़ लगाई और बिना पीछे देखे टावर में वापस उड़ गए। शेष ब्लैक फेदर बर्डमैन ने एक दूसरे को देखा और उसके पीछे पीछे चले गए। तांग जेन ने हमले के हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतारा और उसका निरीक्षण करने के लिए नीचे कूद गया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और सभी मस्तिष्क मोतियों को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। तांग जेन ने घूमकर ब्लैक फेदर शहर के भगवान की ओर देखा, जो ब्लैक फेदर टावर के उच्चतम बिंदु पर खड़ा था। फिर वह सैन्य हेलीकॉप्टर में कूद गया और अनगिनत लोगों की घृणास्पद निगाहों के नीचे उड़ गया। अगली बार जब यह ब्लैक फेदर टावर सिटी में कदम रखेगा तो यही वह समय होगा जब बर्डमेन शहर नष्ट हो जाएगा। तांग जेन ने इन अभिशप्त लोगों के प्रति अपनी सतर्कता में कभी कमी नहीं आने दी। इस बार उन्होंने ब्लैक फेदर बर्डमेन को पूरी तरह से डराने के लिए सशस्त्र हेलीकॉप्टर की मदद पर भरोसा किया था। शहर को नष्ट करने की धमकी के तहत ब्लैक फेदर शहर के गवर्नर ने अनिच्छा से ब्रेन बीट सौंप दिया था। वे निश्चित रूप से तांग जेन द्वारा जबरन वसूली के इच्छुक नहीं होंगे। उन्होंने शायद पहले ही अपनी बदला लेने की योजना पर चर्चा शुरू कर दी थी। दुर्भाग्य से वे नहीं जानते थे कि पवित्र ड्रैगन सिटी कोई साधारण मानव शहर नहीं था। यदि उन्होंने हमला करने का साहस किया तो उन्हें एक तरफा यात्रा के लिए तैयार रहना होगा। हमला करने वाला हेलीकॉप्टर रात होने से पहले तेजी से होली ड्रैगन सिटी की ओर वापस चला गया, जिससे शहर की दीवार पर मौजूद सभी सैनिकों की जय जयकार हो गई। तांग जेन और अन्य लोग विमान से कूद गए और ताई सिंह और अन्य, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तुरंत वहां पहुंचे और कियान लांग और अन्य से स्थिति के बारे में पूछा। इस अवधि के दौरान जब तांग जेन और अन्य लोग पीछा कर रहे थे, हर कोई चिंता में था। हालांकि उन्हें शहर के भगवान की ताकत पर पूरा भरोसा था। अंतहीन जंगल में अनगिनत दुर्घटनाएं हुईं। किसी ने भी यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि जंगल में उन्हें कभी किसी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जब भगवान नगर लौट आए हैं तो वे बड़ी जीत के साथ लौटे होंगे। जब उन्होंने सुना कि तांग जेन ने काले पंख वाले बर्डमैन की इमारतों को उड़ा दिया है, उनमें से कई को मार डाला और घायल कर दिया है, और यहाँ तक कि सफलतापूर्वक 10 लाख मस्तिष्क मोती भी प्राप्त कर लिए हैं, तो वे तुरंत उत्साह से झूम उठे। तांग जेन ने कुछ देर तक उनके साथ हंसी मजाक किया, फिर किनारे पर बने गोला बारूद के डिब्बे के पास जाकर बैठ गई। उसने सोचा कि काले पंख वाले बर्डमैन के संभावित प्रतिशोध से कैसे निपटा जाए। आज की लड़ाई से यह देखा जा सकता है कि जब तक किसी की खेती स्तर 5 से ऊपर नहीं होगी, तब तक वे बंदूकों और हथियारों के सामने बेहद नाजुक होंगे। यहाँ तक कि काले पंख वाले बर्डमैन, जो निम्न स्तरीय राक्षसी सैन्य कवच पहने हुए थे, बड़े कैलिबर तोपखाने के प्रभाव का सामना नहीं कर सके। यदि वे अधिक शक्तिशाली लड़ाकू हथियारों से लैस होते तो उन्हें इस क्षेत्र में पवित्र ड्रैगन शहर की अजेय स्थिति की गारंटी देने में सक्षम होना चाहिए। तांग जेन के पास भारी हथियार हासिल करने के लिए कई रास्ते थे। हालांकि इन हथियारों के लिए बहुत अधिक पेशेवर ज्ञान की आवश्यकता थी। होली ड्रैगन सिटी के लोग राइफलों के साथ खेल सकते थे, लेकिन उनसे टैंक और विमान चलाने की उम्मीद करने के लिए उन्हें पश्चिम से सूरज उगने तक इंतजार करना होगा।
यदि उन्हें तोपों का एक बैच मिल जाता तो वे उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन अधिक से अधिक वे उनका उपयोग शहर की रक्षा के लिए कर सकते थे। इसलिए होली ड्रैगन सिटी के पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त से अधिक शक्ति थी, लेकिन हमला करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। इससे पहले कि मूल दुनिया से बड़ी संख्या में प्रतिभाएं सामने आए, तांग जेन केवल अस्थायी रूप से अपने विस्तार की गति को धीमा कर सका। साथ ही वह होली ड्रैगन सिटी की आत्म सुरक्षा क्षमता में लगातार सुधार कर सकता है। यहाँ तक कि अगर उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया तो भी वह अधिक से अधिक लाशों की दौड़ और ब्लैक रॉक सिटी को मानचित्र से मिटा देगा। उन्हें क्रॉस प्लेन सोल ट्रांसमिशन प्रयोग की प्रगति को तेज करना था, अन्यथा कौन जानता था कि होली ड्रैगन सिटी तांग जेन के सपने के पैमाने तक कब पहुंच पाएगी। इस बार उसे काफी संख्या में मस्तिष्क मोती प्राप्त हुए थे। वह होली ड्रैगन सिटी को लेवल 3 तक अपग्रेड कर सकता था। हालांकि चमकती सोने की दौड़ के अभयारण्य को मंजूरी देने से पहले तांग जेन ने टावर सिटी को अपग्रेड करने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय उन्होंने भूमिगत सहायक शहर के साथ मिलकर इसे उन्नत करने का विकल्प चुना। उस समय होली ड्रैगन सिटी में एक मुख्य शहर और 2 सहायक शहर होंगे, जो दोनों तृतीय श्रेणी के बुर्ज वाले शहर होंगे। जो एप्लीकेशन उसके लिए उपयोगी थे उन्हें अपग्रेड या डाउनलोड किया जा सकता था। भले ही उसे अभी उनकी आवश्यकता न हो, वे उन्हें पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता है ताकि उनका उपयोग करते समय उसे पैसे की कमी न हो। फिर उन्होंने ताई सेंग और कियान लॉन को 2 कल्टीवेटर कौशल के आदान प्रदान में मदद की। वे काफी देर तक उसका पीछा करते रहे और बहुत सावधान रहे। उनमें से प्रत्येक ने पुरस्कार के रूप में 2 कृषक कौशल का आदान प्रदान किया। तांग जेन आगे यही करना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें अध्याय 193 अध्याय 191 कृषक का कौशल। अनुवादक 54,96,90,339 ताई सेंग और कियान लॉन को बुलाते हुए तांग जेन उन दोनों को शहर की दीवार से नीचे ले गया और सीधे टावर की ओर चला गया। हालांकि वे वास्तव में जानना चाहते थे कि तांग जेन क्या करना चाहता था, लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं पूछा। वे केवल चुपचाप पीछे चले गए और आधारशिला हॉल में प्रवेश कर गए, जो उन्नयन के बाद और भी अधिक विशाल हो गया था। 2 सक्षम जनरलों के हैरान चेहरों को देखते हुए तांग जेन मुस्कुराए और समझाया, आप दोनों लंबे समय से मेरे साथ हैं, पवित्र ड्रैगन सिटी का नए सिरे से निर्माण कर रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि होली ड्रैगन शहर की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से आपकी कड़ी मेहनत के कारण है। जब तांग जेन ने यह कहा तो उसने उन दोनों की ओर देखा और धीरे से धन्यवाद में अपना सिर हिलाया। कियान लॉन्ग ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। सिटी लॉर्ड, ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। आपसे मिलने से पहले मैं बस एक भटकता हुआ पथिक था जो लगातार खतरे में रहता था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि मैंने देखा कि आप कितने असाधारण थे और आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता था, तो शायद मैं वहां नहीं होता जहां मैं आज हूं। मेरे दिल में आप एक रहस्यमय और जादुई व्यक्ति हैं जो अपने नागरिकों और अधीनस्थों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक हैं। आपके बिना होली ड्रैगन सिटी का वर्तमान स्तर नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा मैं बस काम चला रहा हूँ। यह उतना गंभीर नहीं है जितना आप इसे बता रहे हैं। ताई सिंह भी हंसे और अपना गंजा सिर रगड़ते हुए बोले, अगर शहर के भगवान प्रकट नहीं होते तो लिसा और मैं रक्तपिपासुओं का भोजन बन जाते। युद्ध लड़ने के अलावा मैं पवित्र ड्रैगन शहर के किसी भी मामले में योगदान नहीं दे सकता। यदि युद्ध लड़ना एक योगदान माना जाता है तो नगर भगवान का योगदान सबसे बड़ा है। यदि यह शहर के भगवान के हथियारों और उपकरणों के साथ साथ उन भगवान जैसी क्षमताओं के लिए नहीं होता, तो हमारा पवित्र ड्रैगन सिटी इतने सारे शक्तिशाली दुश्मनों को बार बार कैसे हरा सकता था। यह सुनकर तांग जेन हंसे। उसने अपने हाथ नीचे दबाए और कहा, ठीक है, चलो एक दूसरे की चापलूसी न करें। मैंने आप दोनों को कल्टीवेटर कौशल का आदान प्रदान करने के लिए आज बुलाया था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2, कोई मूल्य सीमा नहीं।
कियान लोंग और ताई सिंह ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत हंस पड़े। तांग जेन को प्रणाम करने के बाद वे दोनों तुरंत आधारशिला व्यापार मंच की ओर भागे और उन कृषक कौशलों को चुना जिनमें उनकी रुचि थी। वास्तव में वे दोनों आधारशिला व्यापार मंच में कल्टीवेटर कौशल के बारे में तांग जेन से भी अधिक स्पष्ट थे। जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो वे अक्सर इन कौशलों के फायदे और नुकसान पर चर्चा करते थे। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उनके पास पर्याप्त अंक और दिमाग नहीं थे तो वे दोनों कौशल के आदान प्रदान के लिए यहाँ बहुत पहले ही आ गए होते। उन दोनों ने पहले ही कृषक कौशल चुन लिया था जो उनके लिए उपयुक्त था, इसलिए उन्होंने जल्दी से चयन पूरा कर लिया और तांग जेन द्वारा अंकों का भुगतान करने की प्रतीक्षा की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बिक्री की इस अवधि के बाद तांग जेन ने पहले ही 30,000 से अधिक अंक जमा कर लिए थे। हालांकि उन दोनों ने जो 4 कौशल चुनने थे उनके लिए 70,000 से अधिक अंकों की आवश्यकता थी, इसलिए तांग जेन को 40,000 लेवल 1 ब्रेन बीट्स जोड़ने की आवश्यकता थी। तांग जेन स्वयं भी उपयोग करने के लिए 2 प्रकार के कल्टीवेटर कौशल का आदान प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1,30,000 अंक प्राप्त करते हुए केवल 1,00,000 लेवल 1 ब्रेन बीट्स का भुगतान किया। अंकों के भुगतान के बाद तांग जेन ने आधारशिला व्यापार मंच से 3 प्रकाश आभूषणों को तैरते हुए देखा और धीरे धीरे उन तीनों के सामने उतरते हुए देखा। अपने मन में निर्देशों का पालन करते हुए तांग जेन ने अपना हाथ बढ़ाया और प्रकाश की एक गेंद पकड़ ली, जिसके बाद उसने उसे जोर जोर से दबा दिया। एक नरम पीऊ ध्वनि के बाद 5 रंगों वाली बहती रोशनी तांग जेन के हाथ से बिखर गई और एक अंडाकार आकार का हल्का अंडा बन गया। उसके शरीर को पूरी तरह से घेर लेने के बाद वह धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। आधारशिला व्यापार मंच से प्रकाश की 3 किरणें उड़ी। इसे हल्के अंडे से जोड़ने के बाद इसने हल्के अंडे की सतह को चमक के साथ प्रवाहित कर दिया। तांग जेन और अन्य 2 ऐसी स्थिति में प्रवेश कर गए कि ऐसा लग रहा था कि वे सो रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। जिन 2 कृषक कौशलों का उन्होंने आदान प्रदान किया था उनकी जानकारी भी उनके दिमाग में पूरी तरह से प्रसारित हो गई थी। अज्ञात समय के बाद तांग जेन अंततः अपनी आत्मा त्याग की स्थिति से उबर गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि कियान लोंग और ताई सिंह अभी भी आकाश में तैर रहे थे और उन्हें अभी भी उस अवस्था से उठना बाकी था। यह पुष्टि करने के बाद कि दोनों लोगों में कुछ भी असामान्य नहीं है, तांग जेन ने उन 2 साधना कौशलों को समझना शुरू कर दिया जो उसने अभी प्राप्त किए थे। ज्वाला क्रोध हमला करते समय शरीर की सतह लौ जैसी ऊर्जा के उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करेगी। अवधि 1 मिनट। लक्ष्य पर आग से क्षति होती है, 50% ताकत खर्च होती है और हमले की शक्ति 2 गुनी हो जाती है। बर्फ की धार वाला युद्ध कवच सक्रिय होने पर पूरे शरीर पर गहरे नीले रंग का मिस्टिक बर्फ युद्ध कवच बन जाएगा। 1 मिनट तक चलता है, 50% ताकत खर्च करता है और सुरक्षा को 1 गुना बढ़ा देता है। तांग जेन द्वारा आदान प्रदान किए गए ये 2 कल्टीवेटर कौशल थे, एक आक्रमण के लिए और एक रक्षा के लिए। ऐसा नहीं था कि तांग जेन के पास आत्मरक्षा के लिए कल्टीवेटर के कौशल की कमी थी। वह अधिक उत्सुक था और देखना चाहता था कि यह कृषक कौशल आखिर क्या है। उनके दिमाग में प्राप्त जानकारी के अनुसार तांग जेन ने उग्र फ्लेम स्ट्राइक को सक्रिय कर दिया। तभी उसकी हथेली से एक नारंगी लौ उठी। इस लौ से उसके कपड़े तो नहीं जले, लेकिन तेजी से उसका पूरा शरीर ढक गया। पलक झपकते ही तांग जेन एक उग्र व्यक्ति बन गया था। उसने अपनी उंगली पर आग की लौ रखकर दरवाजे को छूने की कोशिश की और अपने मन में एक जलती हुई आज्ञा जारी की। लकड़ी के दरवाजे की चौखट पर तुरंत एक काला गड्ढा जला दिया गया और हरा धुआं धीरे धीरे बाहर निकल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ऐसा लग रहा था कि उसके आदेश देने से पहले आग की लपटें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। तांग जेन को यह बात समझ में आने के बाद वह हाई से युद्ध कवच के प्रभाव को आजमाने वाला था। हालांकि इसी समय उसका फोन अचानक कंपन करने लगा। उसी समय उसकी आंखों के सामने शब्दों का समूह उभर आया। अज्ञात एप्लीकेशन का पता चला। यह 60% से अधिक की अपूर्णता की डिग्री वाला एक अपूर्ण संस्करण है। इसे एप्लीकेशन स्टोर में शामिल किया गया है और पूरी तरह से पूरक बनाया गया है।
आपको एप्लीकेशन के निःशुल्क डाउनलोड और एप्लीकेशन स्तर के निःशुल्क अपग्रेड से पुरस्कृत किया जाता है। तांग जेन ने अपने सामने उपशीर्षक को देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसने तुरंत एप्लीकेशन स्टोर खोला और तुरंत नए एप्लीकेशन की खोज की। प्रचंड लपटें। स्तर 1, कुल 10 स्तर। विशेष मार्गदर्शन के माध्यम से प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग एक विशेष लॉक को उत्तेजित करने के लिए किया जा सकता है, जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। शुरुआती उपयोग की अवधि 1 मिनट। शरीर की 50% ऊर्जा खपत करता है। आक्रमण शक्ति दोगुनी हो गई है। डाउनलोड लागत 50,000 सोने के सिक्के। इस एप्लीकेशन के परिचय को देखते हुए और अपने मन में कृषक के कौशल परिचय के साथ इसकी तुलना करते हुए तांग जेन को लगा कि दोनों के बीच एक विशेष संबंध हो सकता है जिसके बारे में वह नहीं जानता था। चूंकि फोन ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था कि वह इसे मुफ्त में डाउनलोड कर सकता है, तांग जेन स्वाभाविक रूप से इतना अच्छा अवसर नहीं जाने देगा। इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद तांग जेन ने एप्लीकेशन शुरू किया। नारंगी लाल लौ ने एक बार फिर उसके शरीर को ढक लिया, ठीक किसान के कौशल की तरह। 1 मिनट बाद उसके शरीर पर लगी आग की लपटें गायब हो गईं। तांग जेन ने एप्लीकेशन स्टोर को फिर से खोला और एप्लीकेशन का उन्नत संस्करण पाया। प्रचंड लपटें। स्तर 2, कुल 10 स्तर। प्राकृतिक ऊर्जा को एक विशेष चैनल के माध्यम से एक विशेष लॉक को उत्तेजित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। मूल उपयोग 2 मिनट तक चलता है। शरीर की 45% ऊर्जा की खपत होती है और हमले की शक्ति दोगुनी हो जाती है। डाउनलोड लागत 1 लाख सोने के सिक्के। केवल एक स्तर ऊपर पहुंचने पर ज्वाला उन्माद की अवधि दोगुनी हो गई थी। ऊर्जा की खपत 5% कम हो गई थी, लेकिन हमले की शक्ति दोगुनी हो गई थी। तांग जेन को एक बार फिर एप्लीकेशन स्टोर की स्वर्ग विरोधी क्षमता की गहरी समझ थी। इनाम के कारण तांग जेन एक बार मुफ्त में अपग्रेड कर सकता था, जिससे उसके 10,000 मस्तिष्क मोतियों की बचत होगी। रेजिंग फ्लेम फ्रेजी के उन्नत संस्करण को डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने के बाद तांग जेन ने तुरंत एप्लीकेशन शुरू किया। केवल इस बार उसके शरीर को ढकने वाली लपटें पीली और सफेद हो गईं और तापमान लगभग 1000 डिग्री तक बढ़ गया। एप्लीकेशन को बंद करने से पहले तांग जेन ने इसे कुछ देर के लिए महसूस किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे कल्टीवेटर कौशल को सक्रिय किया, जिसे आइसेज बैटल आर्मर कहा जाता है। एक अतुलनीय रूप से चमकदार गहरे नीले युद्ध कवच ने तांग जेन के शरीर की सतह को ढक दिया। जैसे ही तांग जेन की भुजाएं हिलीं, उसकी बाहों पर 1.5 मीटर लंबी नीली बर्फ की धारियां दिखाई दीं। वे अतुलनीय रूप से तीव्र दिखाई देते थे। जैसा कि अपेक्षित था, शब्दों की एक पंक्ति एक बार फिर तांग जेन की आंखों के सामने आ गई। पब्लिक फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें। अध्याय 194 मोबाइल एप्लीकेशन का रहस्य। अनुवादक 54,96,90,339 अज्ञात एप्लीकेशन का पता चला। यह 60% से अधिक की अपूर्णता की डिग्री वाला एक अपूर्ण संस्करण है। इसे एप्लीकेशन स्टोर में शामिल किया गया है और पूरी तरह से पूरक बनाया गया है। आपको एप्लीकेशन के मुफ्त डाउनलोड और एप्लीकेशन स्तर के मुफ्त अपग्रेड से पुरस्कृत किया जाता है। उपशीर्षक की विषय वस्तु बिल्कुल प्रचंड लपटों जैसी ही थी। दोनों कल्टीवेटर कौशल को मोबाइल फोन द्वारा अपूर्ण एप्लीकेशन के रूप में पहचाना गया और एप्लीकेशन स्टोर में संग्रहित किया गया। पहली बार के अनुभव के साथ तांग जेन ने मूल और उन्नत संस्करणों को सीधे डाउनलोड और इंस्टॉल किया। फिर उसने उन्हें शुरू करने की कोशिश की। इस बार जिस गति से बर्फ का कवच दिखाई दिया वह और भी तेज था। तांग जेन के सिर्फ एक विचार से बर्फ का कवच, जो गहरे रंग में बदल गया था, तेजी से उसके शरीर की सतह पर संघनित हो गया। साथ ही उनके कंधों और कोहनियों पर कुछ तेज बर्फ की कीलें भी दिखाई दीं। उसकी इच्छा शक्ति से सघन हुई बर्फीली कृपाण और भी तेज और अधिक खतरनाक लग रही थी। उसकी तीक्ष्णता और कठोरता दोनों बहुत बढ़ गई थी। तांग जेन वास्तव में इन दो तकनीकों की ताकत का परीक्षण करना चाहता था। हालांकि
वह इस समय टावर के अंदर था और उसके पास उनका उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उपयुक्त परीक्षण स्थल खोजने के लिए जाने से पहले केवल कियान लांग और दूसरे व्यक्ति के समाप्त होने का इंतजार कर सकता था। लगभग 10 मिनट के बाद तांग जेन ने कियान लांग और ताई सेंग के शरीर की सतह पर एक ही समय में रोशनी बिखरती देखी और वे दोनों धीरे धीरे जमीन पर उतरे। कियान लांग और ताई सेंग ने सुखद आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ एक के बाद एक अपनी आंखें खोली। एक दूसरे पर नजर डालने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और टावर से बाहर तांग जेन का पीछा किया। घाटी में जमीन के एक खाली भूखंड पर कियान लांग ने पहली बार अपने खेती कौशल का प्रदर्शन किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जिन 2 कल्टीवेटर कौशलों का उन्होंने आदान प्रदान किया था, उनमें से पहला एक आंदोलन कौशल था जो थोड़े समय के लिए किसी की गति को दोगुना कर सकता था। हालांकि इस कौशल में बहुत अधिक शारीरिक शक्ति खर्च होती थी और इसका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सका। दूसरा कृषक कौशल गुप्त कौशल था। यह 1000 ड्रैगन के शरीर को निगल की तरह हल्का बनाने में मदद कर सकता है और वे बिना आवाज किए जमीन पर उतर सकता है। इस कौशल का उपयोग करने के बाद किसी अज्ञात कारण से वे स्थान धुंधला हो जाता था, जिससे लोग अवचेतन रूप से उस स्थिति को अनदेखा कर देते थे। कियान लॉन्ग द्वारा अपने कौशल का प्रदर्शन करने के बाद ताई सिंह भी अपने खेती कौशल को प्रदर्शित करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। 2 कौशलों में से एक मुख्य रूप से आक्रमण के लिए था। जब इसका उपयोग किया गया तो यह असामान्य रूप से हिंसक था, जिससे लोगों को इसकी धार को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरा कौशल रक्षा पर केंद्रित था। यह उसके शरीर की सतह पर एक गैसीय कवच बना सकता है। इससे न केवल उसके आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह भाले और जहरीले धुएं के हमले को भी रोक सकता है। यह एक अच्छा रक्षात्मक तरीका था। उन दोनों द्वारा अपने अपने कौशल प्रदर्शित करने के बाद तांग जेन ने भी उनका उपयोग करना शुरू कर दिया और उन दोनों के सामने उनका प्रदर्शन किया। कियान लॉन्ग और ताई सिंह ने यह देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वे उन 2 कौशलों को भी समझ गए थे जिनके लिए तांग जेन ने आदान प्रदान किया था। हालांकि परिचय से ये कौशल केवल इतने ही थे। वे उतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं जितना तांग जेन अभी उपयोग कर रहा था? हालांकि तांग जेन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन दोनों ने आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर तक आदान प्रदान किए गए कृषक कौशल से परिचित होने और अपने शरीर की ऊर्जा खत्म करने के बाद वे तीनों चले गए। तांग जेन एक बार फिर आधारशिला व्यापार मंच पर लौट आया। सभी कल्टीवेटर कौशलों को ब्राउज करने के बाद उन्होंने 2 और कौशल डाउनलोड करने का प्रयास किया। एक कृषक का आक्रामक कौशल था, जबकि दूसरा एक पवित्र गुरुवार का रक्षात्मक कौशल था। प्रकाश का अंडा एक बार फिर प्रकट हुआ। तांग जेन हवा में तैरने लगा और समझने की स्थिति में आ गया। सामान्य स्थिति में लौटने के बाद उसने तुरंत उस कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जब उन्होंने कल्टीवेटर के आक्रमण कौशल का उपयोग किया तो शब्द फिर से स्क्रीन पर उभर आए, बिल्कुल पिछले 2 संकेतों के समान। हालांकि जब तांग जेन ने पवित्र मास्टर कौशल का उपयोग किया तो उपशीर्षक का समूह प्रकट नहीं हुआ। इस स्थिति ने तांग जेन को एक नरम लय छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया जैसे कि वह किसी गहरे विचार में था। वर्तमान प्रयोग से फोन के एप्लीकेशन स्टोर में केवल कल्टीवेटर कौशल या कल्टीवेटर कौशल के समान कोई एप्लीकेशन गायब होना चाहिए। यही कारण है कि जब जेन तांग ने इसका इस्तेमाल किया तो फोन उसे संकेत देगा और उसे इनाम देगा। हालांकि पवित्र गुरुवार के कौशल का उपयोग करने के बाद फोन से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या इसका मतलब यह है कि पवित्र गुरुवार द्वारा उपयोग किए गए कौशल का एप्लीकेशन स्टोर में संबंधित अनुप्रयोग था? तांग जेन ने इस बिंदु तक सोचने के बाद वस्तुओं को पवित्र गुरुवार के सुरक्षा कवच की विशेषताओं के अनुसार फिल्टर किया जिसके लिए उन्होंने विनिमय किया था। दुर्भाग्य से काफी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें संबंधित डाउनलोड नहीं मिला। क्या चल रहा है? क्या सेल फोन पवित्र गुरुवार के कौशल को नहीं देखता? वह गलत था। एक पवित्र गुरुवार का कौशल किसी कृषक से कमतर नहीं होना चाहिए और उससे एक स्तर ऊंचा भी हो सकता है।
लेकिन यह एप्लीकेशन स्टोर में क्यों नहीं था, और उसके फोन ने उसे इसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित क्यों नहीं किया? तांग जेन, जो संदेह से भरा था, ने एप्लीकेशन स्टोर को देखा, लेकिन एक बार फिर पता चला कि कुछ गलत था। जो 2 कल्टीवेटर एप्लीकेशन उसने पहले डाउनलोड किए थे वे वास्तव में गायब हो गए थे। जहां तक बाद के उन्नत संस्करणों का सवाल है, वे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। ये एप्लीकेशन स्पष्ट रूप से अभी अभी अस्तित्व में थे, लेकिन वे उन्हें अब क्यों नहीं ढूंढ सका? इसके पीछे क्या रहस्य था? तांग जेन ने अपनी भौहें सिकुड़ ली और एक पल के लिए सोचा। अचानक उसके मन में प्रेरणा की एक किरण उभरी। वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि एप्लीकेशन स्टोर में ऐसी अजीब स्थिति क्यों दिखाई देगी। उन्हें याद आया कि पिछली बार फोन अपग्रेड होने के बाद एप्लीकेशन श्रेणियां बदल गई थीं, और एप्लीकेशन स्टोर में कई नए विकल्प थे। क्या इसका मतलब यह है कि वे फोन को दोबारा अपग्रेड करने के बाद ही खेती एप्लीकेशन डाउनलोड और अपग्रेड कर सकता है? इसके अलावा, जब फोन को दोबारा अपग्रेड किया गया, तो क्या होली मास्टर स्किल्स के समान और भी एप्लीकेशन होंगे? जितना अधिक तांगजेन ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे लगा कि यह मामला था। अन्यथा इन कृषकों के अनुप्रयोगों के अजीब गायब होने की व्याख्या करने का कोई तरीका नहीं था। वह अचानक उन फोन की आशा से भर गया। उसे आश्चर्य हुआ कि और कितने जादुई अनुप्रयोग जोड़े जाएंगे। हालांकि जब उसने अपने फोन को अपग्रेड करने के लिए आवश्यक सोने के सिक्कों की मात्रा के बारे में सोचा, तो तांग जेन को लगा कि उसके साथ खर्चीला व्यवहार किया जा रहा है। पिछली बार जब उसका फोन अपग्रेड किया गया था, तो उसमें 10 लाख सोने के सिक्के खर्च हो गए थे। इसके अलावा इसे तांग जेन की सहमति के बिना अपग्रेड किया गया था। हर बार जब वह बर्बाद हुए 10 लाख सोने के सिक्कों के बारे में सोचता था, तांग जेन को दिल का दर्द महसूस होता था। अगर वह इस बार फोन को अपग्रेड करना चाहता तो उसे 10 मिलियन सोने के सिक्कों की जरूरत होगी। मस्तिष्क और सोने के सिक्कों के बीच 1:10 विनिमय दर के अनुसार फोन अपग्रेड को पूरा करने के लिए तांग जेन को 1 मिलियन सोने के सिक्के मुफ्त में निकालने होंगे। 1 लाख मस्तिष्क मोती। अगर इस बार तांग जेन की सफल जबरन वसूली नहीं होती, तो उसे यह भी नहीं पता होता कि ढेर लगाने पर 1 लाख मस्तिष्क मोती कैसे दिखेंगे। उसके लिए कुछ बचत करना आसान नहीं था, इसलिए तांग जेन निश्चित रूप से इसे यूं ही नहीं देगा। तब तक इंतजार करना बेहतर था जब तक कि उसके पास पैसे की कमी न हो और वे आसानी से 1 लाख मस्तिष्क मोती निकाल सके। फिर वे अपने मोबाइल फोन को अपग्रेड करने की समस्या का अध्ययन करेगा। इन समस्याओं पर ध्यान न देने के बाद तांग जेन माल के एक बैच को ले जाने के लिए गोदाम में गया और उन्हें बिक्री के लिए आधारशिला व्यापार मंच पर रख दिया। कल्टीवेटर कौशल के बदले में जो अंक उसने मूल रूप से जमा किए थे, उनका उपयोग हो चुका था। यदि तांग जेन अंक अर्जित करना चाहता था, तो वर्तमान में एकमात्र तरीका सामान बेचना था। घाट पर कंटेनरों से उसे जो बेकार वस्तुएं मिलीं, वे सभी बिक्री के लिए कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रख दी गईं। चूंकि वे साधारण वस्तुएं थीं, कीमत बहुत अधिक नहीं थी। तांग जेन ने उनमें से लगभग आधे बेच दिए और बमुश्किल 30,000 अंक प्राप्त किए। वास्तव में कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कई आइटम थे जिनका आदान प्रदान बड़ी मात्रा में अंकों के लिए किया जा सकता था। उदाहरण के लिए नमक, आग्नेयास्त्र और हथियार। वहां वे विशेष कार्ड भी थे जो तांग जेन ने लॉटरी से प्राप्त किए थे। पिछली बार तांग जेन ने लॉटरी से मिले 2 कार्ड कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रखे थे। उन्होंने लापरवाही से 1000 अंकों की पूछी गई कीमत को चिन्हित किया और फिर अन्य काम करने चले गए। अंत में जब तांग जेन फिर से कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आए, तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दोनों कार्ड पहले ही किसी ने खरीद लिए थे। खरीदार ने एक संदेश भी छोड़ा जिसमें पूछा गया कि क्या कोई स्टॉक है। अगर होता तो वे उन सभी को खरीद सकता था। तांग जेन ने खरीदार पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि इन 2 कार्डों ने उसे पूरे 500 अंक अर्जित करने की अनुमति दी थी, लेकिन उसे इस बात की अधिक चिंता थी कि कार्ड उसके लिए कितने मस्तिष्क मोतियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह बिक्री सिर्फ पानी का परीक्षण करने के लिए थी। तांग जेन के लिए आधारशिला व्यापार मंच पर अंक बहुत अविश्वसनीय थे।
केवल असली मस्तिष्क मोतियों की ही उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 195 बिच्छू अजीब बग से लैस करना। अनुवादक 54,96,90,339। तांग जेन के हाथ में बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं थीं। मूल्यवान लॉटरी ड्रॉ कार्डों के अलावा कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आग्नेयास्त्रों की कीमत भी बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि बौने और गोबलिन आग्नेयास्त्र जो तांग जेन की आंखों में कचरे की तरह थे, उन्होंने सैकड़ों अंकों की बोली लगाने की हिम्मत की। यदि तांग जेन की आग्नेयास्त्रों ने कुछ हजार अंकों की बोली नहीं लगाई, तो पवित्र ड्रैगन शहर के सैनिक आपत्ति करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अब सैनिकों को प्रशिक्षण देते समय, विशेषकर नए रंगरूटों को, ताई सिंह द्वारा कहा जाने वाला सबसे आम वाक्यांश था, आप लोगों को खुश होना चाहिए। अपने भोजन और पेय को देखो और अपने हथियारों और उपकरणों को देखो। कुल मिलाकर वे कुछ हजार मस्तिष्क मोतियों के लायक हैं। मुझे डर है कि कुछ छोटे शहरों के सिटी लॉर्ड्स भी ऐसे उपकरण पहनने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन आप लोग इसे पूरे दिन पहनते हैं। यह अमीर सैनिकों को धोखा दे रहा है। इसलिए यदि आप अच्छी तरह से प्रशिक्षण नहीं लेते हैं और अपने आधुनिक उपकरणों को खराब कर देते हैं, तो मैं आपको नहीं मारूंगा या डांटूंगा नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अपने उपकरण उतार दें और चले जाएं। ऐसी कीमती अच्छी चीजें बर्बाद मत करो। बहुत दिनों के बाद होली ड्रैगन शहर के सैनिकों को एक आदत विकसित हो गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब और कहां, उनके हथियार और उपकरण हमेशा नए जैसे उज्जवल रहेंगे, और जब भी वे स्वतंत्र होंगे, वे उनका रखरखाव करते रहेंगे। जब पवित्र ड्रैगन शहर के सैनिक ऐसे उपकरण पहनते थे तो वे गर्व से भर जाते थे। तांग जेन बाहरी दुनिया को आग्नेयास्त्र नहीं बेचेगा। यही उनके खड़े होने का आधार था। भविष्य में जब उसका विनिर्माण स्तर बढ़ गया, तो वे कुछ परिष्कृत बारूद बंदूकें बेचने पर विचार कर सकता था। वह बौनों और बौनों का व्यवसाय पूरी तरह छीन सकता था और उन्हें भूखा मरने दे सकता था। नमक की भी बहुत मांग थी। कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन जेन टैंग ने फिर भी इसे प्लेटफॉर्म पर नहीं बेचा। उसने ऐसा करने का कारण एक सुपरमार्केट बनाना और दुनिया भर से कारवां को आकर्षित करने के लिए इन मुट्ठी उत्पादों का उपयोग करना था, जिससे वे होली ड्रैगन सिटी में व्यापार कर सकें। इस तरह पवित्र ड्रैगन सिटी अधिक से अधिक समृद्ध हो जाएगी। उस समय तांग जेन भी अधिक मस्तिष्क मोती अर्जित करेगा। जब पवित्र ड्रैगन शहर की प्रतिष्ठा अधिक से अधिक प्रसिद्ध हो गई और अधिक कारवां और पथिक यहाँ आए, तांग जेन अपनी योजना के अगले चरण को पूरा कर सके। वे मूल जगत के मूल निवासियों से भिन्न थे। उनमें से अधिकांश एक शहर में रहते थे, प्रजनन करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। हालांकि तांग जेन ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने पूरे जीवन में केवल एक सिटी टावर की रक्षा करेगा। उनके सपने में एक मुख्य शहर होने के अलावा पवित्र ड्रैगन सिटी में अनगिनत सहायक शहर भी होने चाहिए। वे पवित्र ड्रैगन शहर के मुख्य शहर को घेर लेंगे और इमारतों का एक अतुलनीय विशाल समूह बना देंगे। जैसे जैसे होली ड्रैगन सिटी मजबूत होती गई, इसमें अधिक से अधिक सहायक शहर होंगे। जब वह समय आया, तांग जेन ने पवित्र ड्रैगन सिटी का निवासी बनने के लिए सीमा बढ़ा दी और निवासियों को भर्ती करने के लिए दूसरी विधि का उपयोग किया। एक शहर बनाना, रियल एस्टेट करना और फिर ढेर सारा पैसा कमाना। पवित्र ड्रैगन सिटी का नागरिक बनना चाहते हैं? जरूर, लेकिन कृपया पहले दिमाग का भुगतान करें। उसके हाथ में दिमाग नहीं था, फिर भी वह होली ड्रैगन सिटी का नागरिक बनना चाहता था। कोई बात नहीं, आप लोन ले सकते हैं। होली ड्रैगन शहर का स्पिरिट बैंक आपका स्वागत करता है। आपको केवल अपनी आत्मा को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है और आप बड़ी संख्या में मस्तिष्क मोती प्राप्त कर सकते हैं। आप जितना अधिक गिरवी रखेंगे, तांग जेन को उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। नगर स्वामी होने का यही लाभ है। वह अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखना चाहता था और उसके हाथों में दिमाग भी नहीं था, फिर भी वह पवित्र ड्रैगन सिटी का नागरिक बनना चाहता था। यह भी कोई समस्या नहीं थी।
अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन होली ड्रैगन सिटी मार्केट, होली ड्रैगन सिटी नीलामी घर, होली ड्रैगन सिटी भाड़े के गिल्ड, होली ड्रैगन सिटी की अन्वेषण टीम और होली ड्रैगन सिटी के खेतों और खेत सभी ने आपको धन कमाने और काम करने का अवसर प्रदान किया। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप एक घर के मालिक हो सकते हैं और होली ड्रैगन सिटी के नागरिक बन सकते हैं। यह अब कोई सपना नहीं है। तांग जेन उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो सैन्य रणनीति का सहारा लेगा। उन्होंने इस तर्क को गहराई से समझा कि किसी देश को जीतना आसान है लेकिन उसकी रक्षा करना कठिन है। यदि भूमि के एक बड़े टुकड़े पर विजय प्राप्त करने के बाद लोग युद्ध से थक गए थे और युद्ध के कारण उसके पास धन की कमी थी, तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। पैसा और शक्ति होना और अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में सक्षम होना, यही वह लक्ष्य था जिसका तांग जेन पीछा कर रहा था। आधारशिला व्यापार मंच पर कमरे से बाहर निकलने के बाद तांग जेन धीरे धीरे पहाड़ के पीछे की ओर चला गया। उसे एक विशाल झील के सामने पहुंचने में देर नहीं लगी। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप था और द्वीप पर एक छोटी सी गुफा थी। पिछली बार जब उन्होंने इलाके परिवर्तन प्लगइन का उपयोग किया था, तो उन्होंने बगचोरों की खोह की भूमिगत सुरंग के प्रवेश द्वार को अंदर रखा था। तांग जेन ने झील के किनारे छोटी नाव को खोल दिया और छोटी नाव को सीधे छोटे द्वीप पर चला दिया। उसके द्वारा झील का राक्षस मारा जा चुका था और अब झील में कुछ भी नहीं था। इसका उद्देश्य असंबंधित लोगों को द्वीप के पास आने से रोकना और कीड़ों को अजीब कीट प्रयोगशाला से बाहर भागने से रोकना था। छोटे से द्वीप पर उतरने के बाद तांग जेन ने गुफा में प्रवेश किया और धीरे धीरे फ्लोरोसेंट पौधों से भरे मार्ग से नीचे चला गया। विशेष धातु भवन के सामने पहुंचने में उसे अधिक समय नहीं लगा। तांग जेन प्रवेश द्वार पर खड़ा था। जैसे ही वह धीरे धीरे अंदर गया, इमारत का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने पहले ही प्रयोगशाला की सफाई कर दी थी और सारी लाशें और गंदगी मातृवृक्ष के नीचे फेंक दी गई थी। अब प्रयोगशाला का फर्श दर्पण की तरह चिकना था और दीवारें और कोने बेदाग थे। तांग जेन अंडे के लिए प्रजनन कंटेनरों की एक पंक्ति के सामने चला गया। कुछ देर तक छटपटाते बिच्छू के लार्वा को देखने के बाद उसने लापरवाही से मुट्ठी भर चारा अंदर फेंक दिया। यह एक विशेष विधि से मिलाया गया चारा था और यह इस विचित्र कीट की गुणवत्ता और स्तर को बढ़ा सकता था। उस कंटेनर को छोड़ने के बाद जिसका उपयोग लार्वा की खेती के लिए किया गया था, तांग जेन वयस्क कीड़ों से भरे एक पारदर्शी कैबिनेट में आया। वहां एक विशाल राक्षस के पैर की हड्डी थी जिस पर गहरे भूरे रंग का बिच्छू पड़ा हुआ था। यह बहुत डरावना लग रहा था। ये बिच्छू पहले ही परिपक्व हो चुके थे। इस बार तांग जेन की यात्रा का उद्देश्य एक बैच को वापस ले जाना और कियान लांग के तहत कल्टीवेटर युद्ध टीम के सदस्यों को परजीवी बनाने के लिए तैयार करना था। कुछ दर्जन बिच्छुओं को निकालने के बाद तांग जेन ने उन्हें एक कंटेनर में रखा और अजीब कीट प्रयोगशाला से जमीन पर लौटने से पहले अन्य कीड़ों की स्थिति की जांच की। होली ड्रैगन सिटी के एक एकांत कोने में होली ड्रैगन सिटी की कल्टीवेटर बैटल टीम के सदस्य एक साथ इकट्ठा हुए थे। तांग जेन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। थाउजेंड ड्रैगन ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सिटी लॉर्ड उन्हें एक रहस्यमय बग से लैस करने जा रहा है जो उसे बगचोरों से मिला था। यह बहुत अच्छी तरह छिपा हुआ और शक्तिशाली था। शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करना सभी कृषकों की आजीवन खोज थी। हालांकि अपने शरीर पर परजीवियों के होने के विचार से उन्हें असहजता महसूस होने लगी। कल्टीवेटर टीम के सभी सदस्यों ने बगडाकुओं की लाशें देखी थीं और वे उनके आधे इंसान और आधे भूत के रूप से बहुत निराश थे। इसलिए वे घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह सके। उन्हें डर था कि शहर के भगवान उन्हें उस तरह के घृणित भूत में बदल देंगे। अपनी टीम के सदस्यों के विचारों को समझने के बाद 1000 ड्रैगन हंसे और उन्हें चिंता न करने के लिए कहा। इस बार परजीवियों को केवल उनकी बाहों पर रखा गया था। 1000 ड्रैगन की बातें सुनकर टीम के सदस्यों को अंततः आराम मिला। जब टैंग जेन पहुंचे तो कियान लॉन सबसे पहले बाहर निकले और उन्होंने टैंग जेन से अजीब परजीवी कीड़ा स्थापित करने के लिए कहा। कियान लॉन की बाह पर मौजूद अजीब कीट को उसके साथ होने में देर नहीं लगी।
उसके नियंत्रण में अजीब किट ने एक जहरीला कांटा उगल दिया और एक चट्टान को तोड़ दिया। बिच्छू की शक्ति को देखने के बाद कल्टीवेटर युद्ध दल के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अधीरता से तांग जेन से उन अजीब परजीवी कीड़ों को रखने के लिए कहा। थोड़ी देर तक खुद को व्यस्त रखने के बाद कल्टीवेटर युद्ध दल के सभी सदस्यों ने बिच्छू के अजीब कीड़ों को परजीवी बना दिया था। टैंग जेन द्वारा यह समझाने के बाद कि बिच्छू के शरीर में ऊर्जा कैसे संग्रहित की जाए, उन्होंने कल्टीवेटर युद्ध दल के सदस्यों को विदाई दी, जिन्होंने खेती करना जारी रखा और अकेले अपनी मूल दुनिया में लौट आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।